जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शुरू करने से पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले प्रीमियम प्रीमियम समझ में आना चाहिए। प्रीमियम के साथ साथ सम अश्योर्ड और सरेंडर वैल्यू, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। देखो, इंश्योरेंस में हमने पढ़ा दो पार्टी है, इंश्योरर और इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कंपनी होती है, दूसरा हम होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पैसा एक इंश्योर्ड पे कर रहा है एक कंपनी को इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो पेमेंट एक तरह का हो गया, यानी हम जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसको बोलते हो प्रीमियम। ये प्रीमियम मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भी हो सकता है, तो ये तो प्रीमियम हो गया। सम एश्योर्ड मतलब हमने क्या सीखा? सम एश्योर्ड मतलब क्या होता है? तो सम एश्योर्ड का मतलब कि एक सर्टेन पीरियड तक अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो पैसा हमको मिलेगा हम उसको बोलेंगे सम एश्योर्ड। या अगर सर्टेन पीरियड तक हम पॉलिसी नहीं चला पा रहे, उससे पहले ही उसका डेथ हो गया, तो जो पैसा आपके नॉमिनी को मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? अगर आपने पॉलिसी खरीदी थी 10 साल के लिए और उससे पहले ही आप चाहते हो कि हम पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दें, बंद कर दें, तो ऐसे सूरत में जो भी पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी चार्ज करने के बाद कुछ तो अमाउंट होगा ना जो हमको मिल रहा है, तो पेनल्टी लगाने के बाद, है ना, पॉलिसी टर्म से पहले ही, पॉलिसी का जो टेन्योर था उससे पहले ही अगर हम पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो पॉलिसी बंद करने पर जो पैसा हमको मिल रहा है पेनल्टी चार्ज करने के बाद, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। अब देखो, सरेंडर वैल्यू क्यों जरूरी है हमारे इस टॉपिक में? जैसा कि आप देख रहे हो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें सरेंडर वैल्यू जानने का क्या जरूरत है? होता क्या है, देखिए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर किसी फॉर्म में थे, तीनों ने मिलकर एक पॉलिसी खरीदी, तीनों ने मिलकर एक पॉलिसी खरीदी, कंबाइंड पॉलिसी, जिसका प्रीमियम कहां से जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म से जा रहा है। मतलब इस पॉलिसी का प्रीमियम यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी शुरू की। अब इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम कहां से जाएगा? तो पार्टनरशिप फर्म पे करेगा, इसको खुद अपने जेब से नहीं करना है। अब मान लीजिए कि इनमें से किसी एक पार्टनर का अभी डेथ हो गया, तो पॉलिसी को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा उस पैसे का क्या होगा, यहां सीखना है। इस पार्टनर में किसी का डेथ नहीं हुआ, उससे पहले इस फर्म को ही बंद कर दिया गया, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसे में ये पॉलिसी अब तो कंटिन्यू नहीं रहेगी। कोई एक पार्टनर मिस्टर ए कहता है कि यार हम इस फर्म को छोड़ के चले जा रहे हैं, हमको नहीं रहना, तो जब एक पार्टनर नहीं रहेगा तो पॉलिसी कैसे हुआ था? पॉलिसी तीनों को ऐड करने के बाद कंबाइंड पॉलिसी हुआ था, लेकिन एक पार्टनर अगर छोड़ के चला जाए तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो तो कंबाइंड है ना, तो पॉलिसी बीच में ही हमको क्या करना होगा? ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो हमको इस पूरे टॉपिक में इन्हीं चीजों को पढ़ना है कि आखिर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के केस में या डेथ ऑफ पार्टनर के केस में हम कैसे करते हैं, ये चीज हमको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें कौन कौन सा कंडीशंस अप्लाई होता है, ये वन बाय वन हम लोग यहां से देखते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारा एकदम भर भर के कंडीशंस है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है अ फर्म may take a policy covering the lives of a partner jointly और individually। यहां देखना, jointly पॉलिसी भी हो सकता है या फिर क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल पॉलिसी भी लिया जा सकता है। कह रहा आपसे कि एक फर्म जो है वो एक पॉलिसी कवर कर रहा है, पॉलिसी खरीद रहा है, और ये पॉलिसी कैसा हो सकता है? एक जॉइंट पॉलिसी भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअली भी हो सकता है, यानी मेरी पॉलिसी अकेले या फिर मेरे पार्टनर्स की पॉलिसी हम ले सकते हैं। बोल रहा है देयर आर
टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, एक बोल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, दूसरा तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। फिर आपसे पॉलिसीज आर पेड बाय द फर्म, दीज पॉलिसी आर, है ना, प्रॉपर्टी होगा या फिर जिसको आप असेट्स बोल सकते हो ऑफ द फर्म। यानी ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगा, बोल रहा है आपसे पॉलिसीज आर पेड बाय द फर्म, दीज पॉलिसीज आर प्रॉपर्टी ऑफ असेट्स। क्यों प्रॉपर्टी कहोगे इसको? इस पॉलिसी का प्रीमियम कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। मतलब मेरे लिए यानी फर्म के लिए एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी होगा। जरा सोचो, हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिए जा रहे हैं। अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ तो मिलेगा पैसा। इट में भी अगर कुछ भी नहीं हो रहा और पार्टनरशिप चल रहा है तो एक टाइम के बाद हमको क्या होगा, पैसा रिटर्न मिलेगा। इसलिए बोल रहा है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको कहीं ना कहीं फर्म की तरफ से क्या माना जाता है, असेट माना जाता है। देखिए थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा इतना थ्योरी पढ़ के, लेकिन बहुत जरूरी है, तो फंसोगे बहुत बुरा। फिर आपसे एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर, है ना, द प्रोसीड ऑफ लाइफ पॉलिसीज, द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी रिसीव बाय द फर्म, है ना, आइदर एट द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर और आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। कहता आपसे कि कोई भी पॉलिसी उसका पेमेंट आपको मिलेगा कब, यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो मिलेगा, और या पार्टनरशिप का पीरियड एक्सपायर हो जाए, मतलब जितने समय के लिए हमने पार्टनरशिप किया था वो अगर एक्सपायर हो जाए तो उस स्थिति में मिलेगा। अब दोनों में से कब मिलेगा, दोनों में से जो पहले आ जाए। जितने सालों के लिए पार्टनरशिप किए थे, मतलब जितने सालों के लिए पॉलिसी खरीदे थे, जितने टाइम के लिए पॉलिसी खरीदे थे टाइम ही खत्म हो जाए तो भाई ऑटोमेटिक मिल जाएगा पैसा। या फिर किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो उस स्थिति में पैसा हमको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ अभी हम देख चुके थे। However, for the purpose of retirement of a life policy is valued at its surrender value। लेकिन कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गया का मतलब कि हमने जितने साल के लिए पॉलिसी ली थी पॉलिसी खत्म, तो पैसा तो मिलना ही है। और यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तब तो हमको पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। हम अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो क्या तुमको पैसा माइनस करके मिलेगा? हम तो पॉलिसी ही इसलिए लिए थे कि किसी का डेथ हो जाए तो हमको बेनिफिट और लॉस ना हो जाए। और अगर टेन्योर कंप्लीट हो गया तब तो हमको पूरा पैसा मिलेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन दिक्कत कब है? दिक्कत है कि पॉलिसी लिए थे 10 साल के लिए और बीच में ही कोई पार्टनर कहता हम तो जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा? तो हम क्या बोले अभी कि अगर पॉलिसी टाइम से पहले ब्रेक करा रहे हैं तो पहले ब्रेक कराने के लिए हम आप उसको क्या बोलते हो, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि हाउ एवर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट अ लाइफ पॉलिसी इज वैल्यूड एज सरेंडर वैल्यू। उसको हमको सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब सरेंडर वैल्यू क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? तो एक अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी कब, तो मेरे टेन्योर कंप्लीट होने से पहले। जितने समय के लिए हमने पॉलिसी खरीदा था उस समय से पहले ही अगर हम पॉलिसी बंद करना चाहते, बीच में ब्रेक करना चाहते हैं, तो जो पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है हम उसी को क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। कह रहा आपसे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? तो बोल रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ, कौन सा टॉपिक है, रिटायरमेंट के टॉपिक में देख रहे हैं। देखो डेथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां डेथ हुआ पार्टनर का तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा और जो भी पैसा मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर टेन्योर कंप्लीट हो गया तब भी तुमको पैसा मिलेगा, सभी पार्टनर के बीच में उसको बांट लेना, प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तब है जब हम बीच में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जहां बीच में छोड़ के जाओगे पॉलिसी टेन्योर होने से पहले ही ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे में कितना पैसा आपको मिलेगा, पहले तो ये सवाल उठता है। अब फिर उस पैसे का होगा क्या? क्यों? क्योंकि कुछ पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो कुछ लोग क्या हो रहा है, कंटिन्यू रह रहा है। एक जैसा सवाल ही नहीं है। जबकि टेन्योर कंप्लीट होता तब भी सारे लोग होते, और अगर कोई पार्टनर मर जाता तो वो तो इंसिडेंट था।
तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, तो ये रिटायरमेंट जो देख रहे हो इसी के केस में प्रॉब्लम है। देखिए क्या कहता है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। तो प्रीमियम को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बोला जिस तरह से आप प्रीमियम को ट्रीट करोगे उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट भी होगा। मतलब प्रीमियम को आप रेवेन्यू भी मान सकते थे, प्रीमियम को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान सकते थे। तो बोल रहा आपसे यहां जैसे आप पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ साहब साहब, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा रिटायरमेंट पर, ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो उसका प्रीमियम का ट्रीटमेंट, यानी आप उसको कैसे ट्रीट किए हो। कहता आपसे इफ प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ट्रीटेड एज, क्या देख रहे हो, अगर उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना गया है, देन दिस प्रीमियम विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला इस टॉपिक का। बोला अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने रेवेन्यू ट्रीट किया है, रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब कि ये एक तरह का खर्च है, तो ये खर्च है तो आप उसको पीएल अकाउंट में दिखाओगे। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हो, असेट तो ट्रीट नहीं कर रहे हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो क्या मानते आप उसको, असेट मानते। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका मतलब आप उसको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जगह दे रहे हो, और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप उसको जगह कहां दे रहे हो, बैलेंस शीट में दे रहे हो। जैसे आपने अगर एसी खरीदा, फैन खरीदे, ट्रक खरीदे, कार खरीदे, खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन इन खर्चों के बदले में मेरा कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो इसको क्या ट्रेडिंग पीएल में लिखोगे, तो बैलेंस शीट में लिखोगे। क्यों, क्योंकि हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी एक्सपेंडिचर जिसके बदले में मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, असेट्स में दिखेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब या तो वो एडिशनल में दिखेगा या तो वो मेरे लिए कहां दिखेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यानी इस टॉपिक से देखो क्या मिलेगा, अगर आपके क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना हुआ है और बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको क्या मान रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो। और यदि आपके क्वेश्चन में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वहां अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखा है, इसका मतलब कि आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो। मतलब मेरे क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहां है उसके ऊपर भी उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। समझ रहे हैं बात, यानी मेरे बैलेंस शीट के अंदर अगर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, और मेरे बैलेंस शीट के बाहर यानी एडिशनल में है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में है, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब वही चीज देखो यहां आपको बोला गया, इस लाइन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, बोल रहा है इफ प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, दिस प्रीमियम विल बी ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऐसे में जो पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पॉलिसी विल नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, पढ़े ना हम लोग अभी, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जहां दिखा, जैसे देखो ट्रक खरीदे, खर्च हुआ ना, लेकिन आप उसको एक्सपेंसेस मानते हो कि एसेट मानते हो, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट्स बढ़ा दिया। बिल्डिंग खरीदे, एक्सपेंसेस नहीं मानते उसको, असेट मानते हैं। फर्नीचर खरीदे, असेट मानते हैं। तो वैसे ही अगर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रेवेन्यू मानते हो तो वो बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो रोज रोज का खर्चा, वो पीएल अकाउंट में दिखेगा, या नहीं तो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे कह रहा है आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये डिफरेंट हो सकता है आपके सिचुएशंस के ऊपर, कि सिचुएशन कैसा है। इस सिचुएशन में सबसे फर्स्ट आपको देखिए लिखा है, व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी इज ट्रीटेड एज कैसा, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो तो हम क्या बोले कि अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखे तो कहां दिखेगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, आपको बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो बोल रहा है उस केस में एंट्री क्या करना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगा उसको सभी पार्टनर्स के बीच में आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अमाउंट कैसे लिखोगे? तो यहाँ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करोगे, कितने से? सरेंडर वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर? सरेंडर वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि सरेंडर वैल्यू अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है कैलकुलेट करने का, है ना, कि हम इतना चार्ज करेंगे, हम 10%, कोई बोलेगा हम 20% माइनस कर लेंगे, कोई बोले ये चार्ज लगेगा वो चार्ज। तो सरेंडर वैल्यू कितना होगा ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए सरेंडर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो लिख लेना। और ऑल पार्टनर, क्योंकि पॉलिसी खरीदने से पहले कंट्रीब्यूट किसने किया होगा? सबने, तो बटेगा भी किसके बीच में? सबके बीच में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन यहां ध्यान रखना रेशियो कौन सा होगा? ओल्ड रेशियो, क्योंकि पॉलिसी पुरानी थी तो ओल्ड रेशियो में ही बटना है। तो मेरा एक एंट्री हो गया। इसी में देखिए, इसी का एक्सटेंशन है, कहता है व्हेन इट इज डिसाइडेड नॉट टू शो द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द बुक्स एंड द ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिटन ऑफ। अगर आप चाहते हो कि जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने ली अब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ना दिखाकर हम उसको राइट ऑफ कर दें, खत्म कर दें, तो ऐसी स्थिति में बस रेशियो चेंज होगा, बाकी और कुछ नहीं। देखिए तो यहां पे कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट था, तो यही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट था तो क्या हो गया? क्रेडिट। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो गया? राइट ऑफ होके खत्म हो गया। कब करोगे? अगर पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करना चाहते, तो जितने से डेबिट था उतने से क्या करोगे? क्रेडिट। यहां अमाउंट देखिए, यहां भी सरेंडर वैल्यू था, यहां भी क्या देख रहे हो? सरेंडर वैल्यू। तो अगर सपोज कीजिए 100 डेबिट और 100 रुपीज क्रेडिट, तो क्या होगा? राइट ऑफ होके वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और क्लोज करने के लिए तो एंट्री पास कर रहे थे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ कौन से पार्टनर थे? ऑल पार्टनर्स। और यहाँ कौन है? कंटिन्यू पार्टनर। तो यहाँ हम कंटिन्यू पार्टनर के बीच बांटेंगे, यहाँ रेशियो कौन सा था? ओल्ड। यहाँ रेशियो कौन सा हो जाएगा? न्यू रेशियो में। तो आप कहेंगे सर उसका क्या हुआ? तो इसलिए हम कंटिन्यू पार्टनर के बीच में बांटा गया यहाँ पे। यहाँ कंटिन्यू पार्टनर के बीच में और न्यू रेशियो में इसलिए बांटा गया क्योंकि जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ होगा उस पार्टनर को, जो कंटिन्यू पार्टनर है, उसने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा क्या किया होगा? पे किया होगा, उसके बाद ही तो वो फर्म से रिटायर हुआ होगा ना। तो जब हम आपका पैसा दे रहे हैं तो जो पैसा मिल रहा है वो किसके बीच बांट लेंगे? हम आपस में बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हुआ? ओल्ड रेशियो में बांट दिए, और ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसका हिस्सा किसने दिया होगा? कंटिन्यू पार्टनर ने पे कर दिया होगा। तो उसके जाने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसके बीच बटेगा? न्यू पार्टनर के बीच में, जो या कंटिन्यू पार्टनर के बीच जो न्यू रेशियो होगा उसमें बांट लेंगे लोग दोनों। क्योंकि इसका रिटायरमेंट तब हुआ होगा, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा मिलने का वेट होगा, जितना पैसा इन लोगों ने दिया होगा वो पैसा वो रख लेगा, इस वजह से ऐसा कर लेंगे। तो ये दो एंट्री आप लिखोगे। कब लिखोगे दो एंट्री? अगर इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या ट्रीट किया गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया। तो ऐसे आप जनरली फर्स्ट एंट्री ही पास करोगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको राइट ऑफ करना है तो उस केस में आप ये सेकंड एंट्री भी पास कर लोगे। याद हो गया? आगे कह रहा उसी का एक अल्टरनेटिव मेथड, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम दो अलग अलग एंट्री पास ना करें, इन दोनों के बदले हम कोई एक ही एंट्री पास करें, तो ऐसी स्थिति में देखिए जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट कर दो, और जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको क्या करना? यहाँ पे क्रेडिट कर दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक एंट्री पास कर सकते हो। तो इसमें देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग का मतलब कौन हो रहा है यहाँ पे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो जनरली इसका एंट्री क्या होता है? देखो कि जो कंटिन्यू पार्टनर रहेगा उसको डेबिट कर दो, है ना, यानी जो कंटिन्यू रहेगा उसको डेबिट कर दो, और जो रिटायर करेगा उसको क्रेडिट कर दो। तो जो कंटिन्यू पार्टनर है वो हो जाएगा गेनिंग रेशियो, और इसमें क्या हो जाएगा? जो उसका शेयर है ना, उस शेयर में बांट दोगे। तो आप उन दोनों फर्स्ट और सेकंड एंट्री के बदले में क्या कर सकते हो? एक अल्टरनेटिव एंट्री, एक सिंगल एंट्री आप पास कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप कौन सा एंट्री पास करना चाहते हो। नींद आ रहा है? सबको तकलीफ लग रहा है? उसके बाद देखिए अब आ गया, कह रहा है व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहां हम आपको बोले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कब ट्रीट करोगे? अगर बैलेंस शीट के अंदर में अगर आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिख जाए, इसका मतलब कि वो क्या है?
कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कैपिटल ट्रीट करना है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला नहीं तो कैसे पकड़ोगे? तो बैलेंस शीट के अंदर में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, मतलब वो कैपिटल ट्रीट कर रहा है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये रूल। बोल रहा है ऐसे में अब क्या होगा, तो बोल रहा है कि जो पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर है उसको डेबिट करोगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्या कीजिएगा? क्रेडिट कीजिएगा। ये एंट्री पास करना है। एक मिनट रुकना आ रहा है। इसी के लिए जैसे आप यहां जा रहे हो, कह रहा है कि अगर उसको कैपिटल मानना है तो कैपिटल का मतलब तो समझ रहे हो, बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लायबिलिटी साइड दिखेगा, सॉरी एसेट साइड दिखेगा, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया। बोल रहा आपसे जब आप इस सिचुएशन को पढ़ोगे, बोल रहा इन दिस सिचुएशन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एन असेट एज इट इज सरेंडर्ड वैल्यू। देखो बैलेंस शीट में आपको यहां पे लिखेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मान लीजिए 100 रुपया होगा, यानी बैलेंस शीट में असेट साइड में 100 रुपए का मतलब सम एश्योर्ड है कि हमको 100 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप मैच्योरिटी में जाओगे तब मिलेगा, है ना। लेकिन इसका सरेंडर वैल्यू आपको कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के बाहर। सपोज कीजिए कि सरेंडर वैल्यू बोल रहा है कि 40 रुपया ही मिलेगा, तो आपको बोल रहा है तो इस केस में एंट्री क्या होगा? तो कहता है व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड, यानी पॉलिसी था, सरेंडर तो किए, लेकिन पार्टनर डिसाइड करे क्या होगा पॉलिसी का। देखिए फर्स्ट में बोला व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द सेम इन द बुक्स एंड इट्स राइट ऑफ बाय द पासिंग फॉलोइंग एंट्री। तो बोल रहा है अगर हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी को अब हम इन फ्यूचर जब नया वाला बैलेंस शीट बनाए तो मेरे नई बैलेंस शीट में ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है वो ना दिखे, हम इसको राइट ऑफ कर दें। तो उस केस में जहां बोल देगा राइट ऑफ करने के लिए, वहां तो इसका अकाउंट तो खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है एंट्री क्या होगा? तो जो पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, देखिए असेट्स था ना, तो ये कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि दोबारा से नहीं लिखना चाहिए, तो डेबिट था, क्या कर दोगे? क्रेडिट करोगे। तो यहां हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन कौन सी वैल्यू से? तो जो वैल्यू हमको रिसीव हुआ उस वैल्यू से, क्योंकि तो उतना पॉलिसी था, मिला थोड़ी ना, तो सरेंडर वैल्यू से उसको क्रेडिट कर दोगे। और नहीं, डिफरेंस नहीं करना क्योंकि वो तो असेट था ना, इन्वेस्टमेंट था, मिला थोड़ी ना हमको पैसा, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, लेकिन इसका रेशियो कौन सा होना चाहिए? न्यू रेशियो होना चाहिए। तो एक तो ये एंट्री हो गया। थर्ड में देखो लिखा है व्हेन बोथ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑन असेट साइड और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ऑन लायबिलिटी साइड। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, बैलेंस शीट में जब जाओगे ना तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपको असेट साइड मिलेगा 100 रुपए का, तो लायबिलिटी साइड जाइएगा ना तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लिखा रहेगा या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लिखेगा, और ये भी अमाउंट क्या होगा? 100 रुपीज का। जब कभी भी आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी देखने जाओगे तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोथ साइड आपको इक्वली दिखेगा जनरली, हमेशा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने कराया तो ये पॉलिसी मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको असेट साइड दिखाएंगे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जब तक हम पूरा पे नहीं कर देते तब तक वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, उतना रिटर्न नहीं मिले तब तक वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसलिए हमेशा अगर पॉलिसी का अमाउंट जितना होगा उतना ही आपको कहां दिखेगा? रिजर्व में भी दिखेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं? प्रॉफिट से पैसा निकाल के रखते हैं, उसको रिजर्व बोलते हो, और उसी पैसे को हम फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जनरली हम प्रॉफिट से पैसा बचा के रखते हैं तो रिजर्व कहलाता है, और यही रिजर्व हम हमारी प्रीमियम में डालते हैं, इसलिए क्या होता है? असेट भी होता है। और हम सबको पता है कि अगर असेट्स की बात करोगे तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होता है? यानी अगर मेरा असेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, अगर असेट घट रहा है मेरा लायबिलिटी भी घटेगा, क्योंकि पॉलिसी के केस में मेरे पास इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात? अब देखिए इस केस में क्या करने बोलता है, बोला अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट साइड में भी दिख रहा है, ऐसा भी दिखे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपके कहां दिख रहा है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यानी यहां भी दिख रहा है। बोल रहा अगर दोनों सिचुएशन में अगर आपको दिखे तो उस केस में क्या कीजिएगा? तो ए बोला है ना, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू शो
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज, है ना, इट इज इन द बुक्स, अगर आप दिखाना चाहते हो तो उस केस में। जो रिजर्व है, रिजर्व लायबिलिटी होता है कि एसेट्स होता है? तो जब आप रिजर्व देख रहे हो तो रिजर्व देखिए कौन सी साइड था, लायबिलिटी साइड में था। तो रिजर्व अगर है, नॉट टू शो होना चाहिए यहां पे, है ना। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अगर आप लायबिलिटी था क्रेडिट, अगर उसको क्लोज करना चाहते हो तो क्या करिएगा, डेबिट करिएगा। तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो गया। और टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो होगा। हाँ, यहाँ पे नॉट टू शो होगा, हाँ, नॉट टू शो, शो नहीं करना चाहते हैं। तो क्रेडिट था रिजर्व, रिजर्व को क्लोज करोगे तो क्या होगा, तो रिजर्व क्रेडिट होता है बाबू, रिजर्व है, रिजर्व, रिजर्व लायबिलिटी होता है, वो पूरा जिंदगी भर क्रेडिट ही रहता है। तो रिजर्व को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, और ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम उसको बांट दिए। याद रखना इसका ओल्ड रेशियो होता है। कह रहा है कंटिन्यू पार्टनर अगर कहता है कि हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नॉट टू शो बोथ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इन द बुक्स, मतलब अब हम चाहते हैं कि मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व था और असेट साइड में क्या था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था। मतलब हम चाहते हैं कि हम असेट्स को भी क्लोज कर दें और हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट था हम उसको भी क्लोज कर दें। तो उस केस में देखिए क्या बोल रहा है, तो उस केस में बोल रहा है आपसे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्यों हुआ, सिंपल सा फंडा है, बैलेंस शीट में गए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इस साइड था और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इस साइड था। ये एसेट है ना, तो डेबिट बैलेंस होगा, ये लायबिलिटी है ना, तो ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को क्लोज कर दें, तो दोनों को क्लोज करोगे, हम चाहते हैं कि हम दोनों बंद कर दें, तो दोनों को क्लोज करोगे तो ऑब्वियसली ये डेबिट था तो क्रेडिट कर लेना, ये क्रेडिट बैलेंस होता तो इसको डेबिट कर लेना। जहां आप इसको अपोजिट कर दोगे तो दोनों का अकाउंट क्या हो जाएगा, एक साथ क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज देखिए यहां पर आपको एंट्री में देखने के लिए मिल रहा है, पॉलिसी रिजर्व को डेबिट कर दिया और इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो आपका हो गया। अब जैसे ही अकाउंट क्लोज कर दोगे तो पार्टनर के बीच अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन जो भी पॉलिसी का पैसा है उसको हमको पहले क्या करना होगा कि जो भी मेरा सरेंडर वैल्यू है उसको तो बांटना पड़ेगा ना। पहले हम सरेंडर वैल्यू को क्या कर रहे थे, अलग अलग बांट रहे थे। इस टॉपिक में हम सरेंडर वैल्यू को अलग से कहां बांटे, तो जो मेरा रिजर्व था उसको क्लोज कर दिए, जो मेरा पॉलिसी था उसको क्लोज कर दिए, लेकिन सरेंडर वैल्यू का क्या होगा, तो सरेंडर वैल्यू क्या करेगा, पार्टनर आपस में मिलकर उसको एडजस्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। फिर से वही जो पहले हम लोग एंट्री पास किए थे कि जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है या जिसको आप कंटिन्यू पार्टनर बोलोगे उसको डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यही चीज वहां लिखा हुआ था कंटिन्यूइंग पार्टनर टू आउटगोइंग पार्टनर, तो उसी चीज को आप यहाँ लिख सकते हो कि जो पार्टनर गेनिंग है, गेनिंग का मतलब कौन गेन करेगा, जो कंटिन्यू रहेगा वो गेन करेगा, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर से और उसी शेयर को बांट लेगा कंटिन्यू पार्टनर गेनिंग रेशियो में, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ढेर सारा कंडीशन है भर भर के, यानी जब आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को पूरा पढ़ोगे तो अभी तक जितना भी आप पढ़े तो पूरे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हम क्या क्या सीखे, यानी अगर आप इसका एक शॉर्ट और समराइज तरीका ढूंढिएगा तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़े। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आपको दिखा तो सबसे पहले हम लोग बोले कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एज्यूम कर सकते हैं और हाँ रेकरिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब लिख दिया कि रेवेन्यू है कैपिटल है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो रेवेन्यू कैसे मानोगे, तो अगर आपको ये चीज कहीं ना कहीं एडिशनल में मिलेगा तो इसका मतलब कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि आपके बैलेंस शीट के
असेट साइड में अगर यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख जाए तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, कैपिटल है। रेवेन्यू मानोगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम अलग से देखें, और कैपिटल मानोगे तो उस केस में फिर दो कंडीशन है, यानी जहां कैपिटल मान लिए तो कंडीशन ए और कंडीशन बी, दो अलग अलग कहानी है। तो कैपिटल मानोगे तो पहले इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा, उसकी सरेंडर वैल्यू का क्या होगा, और दूसरा बोला कि अगर आपके बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर लिखा हुआ है और ये दोनों लिखा हुआ है तो उसका क्या होगा, तो कंडीशन बी में हम पढ़ेंगे उसका एंट्री क्या होगा। तो कुल मिलाकर के जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जितना कंडीशन हम आपको बताए एक एक करके वहां से नोट कर लीजिएगा,